वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि कुछ केसेस में शादी के बाद वाइफ हस्बैंड में इंटरेस्टेड नहीं होती है और हस्बैंड को अटेंशन नहीं देती है, और दूसरी तरफ हस्बैंड वाइफ में बहुत इंटरेस्टेड होता है और उसको अटेंशन भी देता है और उसके लिए बहुत सारी चीजें करता है। उसके लिए फ्लावर्स लाता है, ऑफिस जाएगा तो ऑफिस से उसको 2-3 बारी कॉल करेगा, उसको शॉपिंग कराएगा, उसको मूवीज पे लेके जाएगा, उसको गिफ्ट्स देता है। पर वाइफ उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करती और वाइफ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो चीज है, ये शादी के शुरुआती दौर में या शुरुआती कुछ सालों में हो सकती है, या शादी में कुछ टाइम बाद आ सकती है ये चीज, कि शादी को कुछ साल हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं और फिर उसके बाद ये सिचुएशन आ रही है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन जब शादी के शुरुआती कुछ सालों में आती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये इशू शादी के शुरुआती सालों में आता है, तो उसमें भी दो चीजें हो सकती हैं कि वाइफ को हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर सेक्स हो रहा है, हस्बैंड वाइफ सेक्स कर रहे हैं। और दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है कि वाइफ को हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सेक्स भी नहीं हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, या अगर सेक्स है भी तो वो बहुत ही डेड सेक्स है। और डेड सेक्स से मेरा मतलब है कि वाइफ का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सेक्स में, जो कर रहा है वो हस्बैंड ही कर रहा है। और वो सिचुएशन जिसमें वाइफ इंटरेस्टेड नहीं है हस्बैंड में पर नॉर्मल सेक्स हो रहा है, मेरे विचार में ये सिचुएशन होना पॉसिबल नहीं है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वाइफ हस्बैंड में इंटरेस्टेड नहीं है और सेक्स नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो वो डेड सेक्स है जिसमें वाइफ का कोई सेक्स में पार्टिसिपेशन नहीं है। दोस्तों, अगर हम महिलाओं के लिबिडो की बात करें, लिबिडो से मेरा मतलब है सेक्स की इच्छा, तो वो 20s और 30s और अर्ली 40s में महिलाओं में सेक्स की इच्छा रहती है। पर जैसे वो मेनोपॉज अप्रोच करती हैं, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज अप्रोच करती हैं, तो उसकी वजह से उनका जो लिबिडो है वो इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपने एक ऐसी महिला से शादी की है जो 20s या 30s या इवन अर्ली 40s में है, तो आइडियली शादी में सेक्स होना चाहिए। अब अगर वाइफ हस्बैंड को अटेंशन नहीं दे रही है, हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वाइफ हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है। और दोस्तों, जो अट्रैक्शन का नेचर होता है वो बहुत ही प्राइमल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर शादी हो गई है तो शादी होने से ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा हस्बैंड के लिए। और अगर एक पुरुष या एक हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान रख रहा है, उसके पास एक अच्छी स्टेबल जॉब है, उसका एक अपना घर भी है, वो अपनी शादी की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, पर दोस्तों ये सब चीजें होने के बावजूद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वाइफ हस्बैंड की तरफ अट्रैक्टेड होगी या सेक्सुअली अट्रैक्टेड होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो महिला, जो वो पुरुष मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट लगा रहा है, वो उसको जरूर अप्रिशिएट करेगी। वो मानेगी कि हाँ, मेरा जो हस्बैंड है वो मेहनत करता है, वो शादी चलाने के लिए एफर्ट लगा रहा है। पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड की तरफ अट्रैक्टेड ना हो, क्योंकि जो प्राइमल अट्रैक्शन ट्रिगर्स हैं वो हस्बैंड में नहीं है। इस सिचुएशन को हम थोड़ा रेड पिल के नजरिए से भी देख सकते हैं। अगर एक पुरुष बहुत ज्यादा अपनी वाइफ के आगे पीछे घूम रहा है और जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके लिए फ्लावर्स लाता है, उसके लिए गिफ्ट्स लाता है, हर तरीके से उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उसकी सारी बातें मानता है, हमेशा उसको प्रायोरिटाइज करता है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और अपनी वाइफ की तरफ एक्स्ट्रा नाइस है, तो इस बिहेवियर को रेड पिल के एंगल से बीटा बिहेवियर बोला जाएगा, या इस पुरुष को एक बीटा मेल बोला जाएगा। और कई बार जो इस तरह के जो बिहेवियर हैं कि
एक्स्ट्रा नाइस होना, हमेशा अपनी वाइफ की बात सुनना, या उसको एक्स्ट्रा आप उसके लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो, उसके हर चीज़ के साथ आप एडजस्ट कर रहे हो, उसकी हर बात मान रहे हो, और आप हमेशा ये कोशिश कर रहे हो कि आप उसका प्यार पालो। तो ये सारा बिहेवियर कई बार महिलाओं का जो अट्रैक्शन है, ये कम कर देता है। बढ़ाता नहीं है, कम कर देता है। अब दोस्तों, एक ये भी सवाल आता है मन में कि जब जो महिला थी, वो पुरुष से अट्रैक्टेड नहीं थी, तो उसने फिर शादी क्यों की? शादी से पहले लड़का और लड़की की मुलाकात हुई होगी, उन्होंने आपस में बातचीत की होगी। तो जब महिला को वो पुरुष अट्रैक्टिव नहीं लगा या उससे वो अट्रैक्टेड नहीं थी, तो फिर शादी क्यों की? ये एक सवाल मन में आता है। अब इस चीज़ को भी या इस सवाल को भी कई तरीके से देखा जा सकता है। एक तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये शौक होता है, या उनकी बहुत एक इच्छा होती है कि हम सेटल हो जाएँ, शादी करके सेटल हो जाएँ। यहाँ पे सेटल एक गोल्डन वर्ड है। एक तो सेटल होने से महिलाओं को बहुत प्यार होता है। दूसरा उन्हें प्यार होता है शादीशुदा के टैग से। उनको बड़ा अच्छा लगता है ये टैग कि उनकी शादी हो गई है, वो शादीशुदा हैं। तीसरा, महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है कि जो शादी की सेरेमनी होती है, कि लंबा-चौड़ा फंक्शन होता है, मेहंदी होती है, फिर उसमें आजकल डांस भी होता है, लड़का-लड़की डांस करते हैं, और फिर इन सारे इवेंट्स की जो फ़ोटो है वो इंस्टाग्राम पे डालती है लड़की, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फिर हनीमून पे जाते हैं। तो लड़कियों को ये सारे जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा प्यार होता है कि ये जो इवेंट्स होंगे, नाच गाना होगा, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डलेंगी, हनीमून होगा। हाँ, उनको जो शादी की जो ज़िम्मेदारी आती है, उससे कुछ ख़ास प्यार नहीं होता है, और ज़्यादा वो उसके बारे में सोचती भी नहीं हैं। तो अक्सर महिलाएँ शादी इसलिए करती हैं कि क्योंकि उनको एक तो लाइफ़ में सेटल होना है, और शादीशुदा का टैग चाहिए, और वो शादी का जो इवेंट है, वो चाहिए, और हनीमून चाहिए। और महिलाएँ अक्सर सोचती नहीं हैं कि शादी के बाद हस्बैंड के साथ जो केमिस्ट्री है या जो वो अट्रैक्शन है, वो कैसे काम करेगा। कई बार महिलाएँ ये सोचती हैं कि चलो आगे देखा जाएगा, या फिर कई बार लड़कियों की जो मदर्स हैं, वो भी ये बोल देती हैं, अरे प्यार तो हो जाता है शादी के बाद अपने आप। तो कई बार इस चीज़ के बारे में लड़कियाँ सोचती नहीं है कि अगर अट्रैक्शन नहीं हुआ, तो आगे चीज़ें कैसे काम करेंगी। कई बार ऐसे भी होता है कि लड़कियों का शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड होता है, जिसको बहुत ज़्यादा चाहती हैं, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती हैं, उससे अट्रैक्टेड होती हैं, पर कुछ कारण की वजह से उससे शादी नहीं हो पाती। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, शादी करना ज़्यादातर महिलाएँ चाहती हैं, इसलिए फिर किसी न किसी पुरुष को ढूँढ के वो शादी करती हैं। और फिर जिस सिचुएशन की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, वो फिर आ जाती है कि जो वाइफ़ है, वो अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है। अब अगर कोई पुरुष इस सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ है, तो क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ जो ट्राई की जा सकती है, शादी को सुधारने के लिए, वो है कि आप अपनी वाइफ़, आप एज़ अ पुरुष या आप एज़ अ हस्बैंड, अपनी वाइफ़ के अटेंशन और इंटरेस्ट को मैच करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हो सकता है आपकी शादी में सुधार आ जाए, चीज़ें बेटर हो जाएँ। चीज़ें बेहतर नहीं भी हुई, तो कम से कम आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी कि मैं तो इतना करता हूँ और मेरी वाइफ़ मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी वाइफ़ को ऑफ़िस से 10 फ़ोन करते हो, और वो आपको दिन में 1 भी कॉल नहीं करती, तो आप भी मत कीजिए। आप उसके लिए इतने गिफ्ट्स लेते हैं, आप उसको दिन में 10 बार आई लव यू बोलते हैं, और वो आपके लिए कुछ भी नहीं करती, आपको दिन में 1 बार भी आई लव यू नहीं बोलती, तो आप भी ये सब मत कीजिए। उसके अटेंशन और उसके इंटरेस्ट को मैच कीजिए दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, और ये रेड पिल से आता है। रेड पिल में इसको कहते हैं ड्रेड गेम। तो आप अपनी वाइफ़ के साथ ड्रेड गेम खेल सकते हैं। अब ड्रेड गेम क्या कहता है? ड्रेड गेम कहता है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, अपनी वाइफ़ से थोड़ा चिपकना बंद कीजिए। और जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो उससे मेरा मतलब है कि आप अपने को और फिट कर रहे हैं,
अब उसके लिए हो सकता है आप जिम जाएँ, हो सकता है आप अपनी करियर की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। अब वो कोई जॉब स्विच हो सकता है जिसमें आपकी सैलरी बढ़ जाती है, या कोई डिग्री लेते हैं, एमबीए करते हैं और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं। आप अपनी कुछ हॉबीज़ बनाते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेलना हो गया, थोड़ा-सा आप अनप्रेडिक्टेबल हैं और आप अपनी वाइफ़ से अपनी अटेंशन वापस ले लेते हैं। और इन सब चीज़ों को करने से आपकी वाइफ़ के अंदर एक थोड़ा डर पैदा हो जाता है कि शायद मैं अपने हस्बैंड को कहीं खो ना दूँ, अगर मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की या मैंने उसको वो नहीं दिया जो वो इस रिश्ते से चाहता है। अच्छा, अगर कोई पुरुष ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ है, तो बिल्कुल सेंस बनता है, बिल्कुल लॉजिकल है कि वो अपनी वाइफ़ से एक बार इस चीज़ को डिस्कस भी करे और उससे समझे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा वो क्यों कर रही है, कि वो उसके लिए इतना करता है, वो उसको इतना अटेंशन देता है, उसके लिए इतनी चीज़ें करता है और रिटर्न में वो उसके लिए इतना कुछ क्यों नहीं करती। पर मेरे विचार में बहुत सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, बहुत सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है, ज़्यादातर केसेज़ में कम्युनिकेशन बताया जाता है कि आप कम्युनिकेट कीजिए अपनी वाइफ़ से। पर मेरे विचार में कम्युनिकेशन ज़्यादातर केसेज़ में काम नहीं करता और इस सिचुएशन में उसके काम करने के चांसेस बहुत कम हैं। पर ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी वाइफ़ से बात कर लें इस बारे में। तो ठीक है, बात कीजिए अपनी वाइफ़ से इस बारे में। अब अगर आपका बहुत टाइम से ये सिचुएशन चल रही है, बहुत टाइम से आप इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, वाइफ़ आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट और अट्रैक्शन नहीं देती, वाइफ़ आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, आपसे बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है और आपको सेक्स भी नहीं मिल रहा। तो अगर आपको सेक्स भी नहीं मिल रहा है और ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है, इस चीज़ को 2-3 साल हो चुके हैं। तो उस केस में जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, वो डाइवोर्स भी कंसिडर कर सकता है, क्योंकि और इसके बारे में मैं आपको एक जजमेंट भी बताऊँगा। जो डिनायल ऑफ सेक्स है, लंबे समय के लिए अगर वाइफ़ सेक्स नहीं करती हस्बैंड के साथ, तो उसको मेंटल क्रूएल्टी माना जाता है और हस्बैंड को इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल सकता है। अच्छा, सिर्फ वाइफ इंटरेस्टेड नहीं है, इस ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं मिल सकता। अगर आपको क्रूएल्टी का ग्राउंड लेना है या मेंटल क्रूएल्टी का ग्राउंड लेना है डाइवोर्स के लिए, तो जैसे कि डिनायल ऑफ सेक्स हो सकता है या फिर वाइफ आपको इंसल्ट करती है, फिजिकली, वर्बली अब्यूज करती है, उस केस में मेंटल क्रूएल्टी का ग्राउंड लिया जा सकता है। और अगर आपको और डिटेल में समझना है कि मेंटल क्रूएल्टी किसे कहा जा सकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की 2007 की जजमेंट है समर घोष वर्सेस जया घोष, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल में समझाया गया है कि मेंटल क्रूएल्टी किसे माना जा सकता है। और जो रेलिवेंट हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है, जिसमें आप क्रूएल्टी को ग्राउंड बना के डिवोर्स ले सकते हैं, वो है सेक्शन 13(1)(1)(a) और इसमें फिजिकल क्रूएल्टी और मेंटल क्रूएल्टी दोनों आती है। और इसी चीज से रिलेटेड अगर एक जजमेंट की बात करें, तो वो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, विद्या विश्वनाथन वर्सेस कार्तिक बालकृष्णन, 2014 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। और इस जजमेंट में, इस केस में कोर्ट्स ने ये माना कि डिनायल ऑफ सेक्स मेंटल क्रूएल्टी है हस्बैंड के ऊपर और इस ग्राउंड पे हस्बैंड को डाइवोर्स दिया। ये केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। थोड़ा सा आपको समरी में बताता हूँ, संक्षेप में बताता हूँ कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो इसमें जो लड़का और लड़की है, उसकी शादी 2005 में हुई थी चेन्नई में, और उसके बाद दोनों लंदन चले गए, जहाँ पे हस्बैंड जॉब करता था और वहाँ पे 8 महीना रहे। फिर वापस आ गए लंदन से, वाइफ इंडिया में ही रही, हस्बैंड लंदन वापस चला गया। सितंबर 2008 में हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट के। और जो डाइवोर्स का ग्राउंड बनाया वो था मेंटल क्रूएल्टी।
और जो मेन ग्राउंड था वो था रिफ्यूजल या डिनायल ऑफ सेक्स। अगस्त 2011 में जो फर्स्ट एडिशनल फैमिली कोर्ट चेन्नई की है, उसने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और वाइफ का जो काउंटर क्लेम था, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसको अलाउ किया। 2011 में हस्बैंड ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और जो फैमिली कोर्ट का जजमेंट है उसके अगेंस्ट हस्बैंड ने हाई कोर्ट में अपील किया और 2012 में हाई कोर्ट ने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। उसके बाद जो वाइफ है उसने हाई कोर्ट के जो डिसीजन है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, उसके अगेंस्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये जजमेंट पास की, ये डिसीजन दिया कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है और ये कहा कि रिफ्यूजल ऑफ सेक्स फॉर कंसिडरेबल पीरियड मेंटल क्रुएल्टी है। और इस केस में दोस्तों शादी हुई थी 2005 में और 2008 में हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया था। तो तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए थे जिसमें सेक्स नहीं हुआ था। अच्छा, और वाइफ ने कोर्ट को ये एक्सप्लेनेशन दिया था और वाइफ ने ये माना कि शादी में सेक्स नहीं हुआ है और उसने इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया कोर्ट को कि जो हस्बैंड था वो बच्चे कुछ टाइम बाद करना चाहता था, इस वजह से वो हस्बैंड के साथ सेक्स नहीं कर रही थी। और कोर्ट ने जो ये एक्सप्लेनेशन है और ये जो लॉजिक वाइफ ने दिया इसको वैलिड नहीं माना और कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप बच्चे देर से करना भी चाहते थे तब भी ये एक वैलिड रीजन नहीं है सेक्स ना करने का। और कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे नहीं करने तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी तो यूज कर सकते हो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को वन टाइम एलिमनी देने के लिए बोला वाइफ को ऑफ 40 lakhs, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो इसमें जो हस्बैंड है, इसमें जो पुरुष है, उसको तो दोस्तों काफी खराब डील मिली। शादी हुई, सेक्स भी नहीं मिला और शादी भी खराब चली और बाद में 40 lakhs भी देने पड़े। तो सारा खर्चा भी हुआ, पैसे भी लगे और मिला भी कुछ नहीं। इतने में तो 40 लाख में तो पता नहीं कितने एम्स्टर्डम और बैंकॉक के ट्रिप्स लग जाते। तो लड़के को काफी खराब डील मिली। काफी इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू कीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। और आप देखेंगे और भी कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है इस केस के बारे में। एक मुझे रेडिट का पोस्ट भी दिखा था, काफी इंटरेस्टिंग है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसमें। और ये इंडिया का ही केस है जो रेडिट के पोस्ट में है और उसमें जो इशू लड़के ने बताया है वो ये बताया है कि रिसेंटली उसकी शादी हुई थी और शादी को 1 साल हो चुका है, अरेंज्ड मैरिज है, 3 से 4 महीने मिले थे लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने के लिए। और जो मेन इशू लड़का इस पोस्ट में डिस्क्राइब कर रहा है वो ये है कि जो वाइफ है, जो उसकी वाइफ है, वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती। और इस पोस्ट में लड़का ये बोल रहा है कि वो पैसे के हिसाब से लुक्स में अबव एवरेज है और करियर और पढ़ाई के हिसाब से देखें तो उसमें भी वो अच्छा कर रहा है। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज उसने इस पोस्ट में लिखी है वो ये है कि उसकी जो वाइफ है उसका शादी से पहले एक लंबा रिलेशनशिप था, लंबा बॉयफ्रेंड था, 10 साल का, जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो पाई। और वो इस पोस्ट में हेल्प मांग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं क्या करूं। इंटरेस्टिंग पोस्ट है दोस्तों। उस पोस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब उस पोस्ट को गो थ्रू कीजिएगा। दोस्तों, अगर जो भी मैंने बातें इस वीडियो में बोली हैं अगर आपको वो सही लगी हो, आपको लॉजिकल लगी हो मेरी बात, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।